गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में 7वां चैप्टर, इसका नाम है विद्युत रसायन। इसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इससे संबंधित पहला कालखंड में विद्युत रसायन का सामान्य परिचय एवं विद्युत अपघट्य पदार्थ, इसके बारे में हम समझेंगे। तो हम पहले इसमें देखेंगे ये सामान्य परिचय के अंतर्गत विद्युत रसायन क्या है। परिभाषा को हम इसे समझने का प्रयास करें। परिभाषा से ही हम इसको आगे उनके और विस्तृत रूप से हम समझने का उसको आगे और प्रयास करते रहेंगे। अंग्रेजी में इसको अपन पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इस नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको परिभाषा के तौर पर हम समझेंगे। इसमें रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इन दोनों ऊर्जाओं अर्थात विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंध के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। हम रसायन के इस शाखा को विद्युत रसायन कहते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से जब विद्युत का यहाँ पर चर्चा हो रहा है तो विद्युत में हम देखते हैं, इसमें हम पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कक्षा 10वीं में भी हम अध्ययन किए हैं कुछ सेलों के बारे में, जिसमें उसी से संबंधित कुछ बिंदु यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं, इसमें परिभाषा देखें कि रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंध, इसके बारे में अध्ययन रसायन के जिस शाखा में किया जाता है हम उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं ऊर्जा को हम रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे हमने कक्षा 10वीं में प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन किए थे, उसमें हमने देखा कि पेड़ पौधे जो सौर ऊर्जा होते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और उससे भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम एक अभी दूसरे प्रकार की ऊर्जा, इसका नाम है विद्युत ऊर्जा, और एक दूसरा ऊर्जा है इसका नाम है रासायनिक ऊर्जा। इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे इसमें रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती, ये हो गया सामान्य परिभाषा। एक बार पुनः मैं यहाँ पर चर्चा कर दूं। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, रसायन की उस शाखा को हम विद्युत रसायन कहते हैं। इस अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में हम इसको और आगे समझेंगे। तो एक यहाँ पर टॉपिक लाइन इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे हम इसके बारे में हम सुन चुके हैं पिछली कक्षाओं में। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं उनके कौन कौन से यहाँ पर प्रकार होते हैं। तो ये सीधा विद्युत रसायन क्या चीज़ है वही है, हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में परस्पर संबंध है, एक दूसरे में हम रूपांतरण करने जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर उसके प्रकार को बताया गया है। इसके अंतर्गत पहला प्रकार है, मुख्य रूप से हम इसको दो प्रकार से मानते हैं। तो एक होता है इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक ऊर्जा इसको हम रूपांतरण करते हैं विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर मैं 3 चिन्ह लगाऊँ संक्षिप्त को समझने के लिए। इसको हम यदि शब्दों में कहें
तो हम समझें इस प्रकार से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण या परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। इसको सरल शब्दों में कहें, रासायनिक अभिक्रिया पहले होती है, उसके बाद हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, या हम संक्षिप्त कहें विद्युत धारा प्राप्त होती है। ऐसे जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, हम इसको विद्युत रसायन के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये पहला प्रकार हो गया जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन या रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझें। उदाहरण मैं आपसे बार बार चर्चा यही कर रहा हूँ कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है इसके बारे में, कक्षा 10वीं में एक हमने पढ़ा था इसमें गैल्वेनिक सेल। इसी को हम वोल्टी सेल कहते हैं। वोल्टी सेल का प्रकार है गैल्वेनिक सेल। वोल्टी सेल क्या सिद्धांत है इसका? सिद्धांत है पहले रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर बाद में वहां से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? उसको वोल्टी सेल कहते हैं। ये वोल्टी सेल का ही प्रकार है गैल्वेनिक सेल। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसमें अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझें। इस प्रकार से दो पात्र होते हैं, इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, जिसको हम हिंदी में विद्युताग्र कहते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा एक इलेक्ट्रोड है। दाईं ओर हम लिखते हैं कैथोड को। मैं यहाँ पर गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल की चर्चा कर रहा हूँ, खास करके सीधा सीधा अभी समझ लें गैल्वेनिक सेल। राइट हैंड दाईं ओर लिखना है हमको कैथोड, और बाईं ओर का जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड। अब यहाँ पर इसमें अलग अलग छड़ के रूप में या इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। इसमें सीधा सीधा मैं गैल्वेनिक सेल का ही उदाहरण दे रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसमें जस्ता या जिंक, जो कि ये छड़ है। छड़ को हम यदि और समझने का प्रयास करें तो हम ऐसा एस लिख सकते हैं, स्मॉल सॉलिड। ये ठोस है, न द्रव है न गैस है अभी फिलहाल। यहाँ पर दाईं ओर इस गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड बनाया गया है वो है कॉपर का छड़। छड़ के रूप में है, चाहे तो हम इस प्रकार से छड़ लिखें, नहीं लिखेंगे तो केवल इस प्रकार से हम एस लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर जिंक में लिखा गया है। ये अपने ही लवण के विलयन में घुले हैं। जैसे जिंक डूबा हुआ है जिंक सल्फेट विलयन में, ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन के रूप में है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं AQ एक्वस सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहेंगे जली विलयन। ठीक इसी प्रकार से कॉपर छड़ भी अपने ही लवण के विलयन, जैसे एक उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसका जली विलयन है, ये इसमें डूबा हुआ है। और इन दोनों के बीच में एक ऐसा लवण सेतु U आकार, देखिए अंग्रेजी का जो U अक्षर होता है इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से उल्टा रख दिया गया इसको। ये हो गया, देखिए हम इस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं। यदि हम उसको उल्टा समझने का प्रयास करें तो ऐसे इस प्रकार से उल्टा U आकार का कांच का एक नली होता है, जिसमें अगर अगर का पेस्ट होता है। ये हो गया, इसका नाम होता है लवण सेतु। यहाँ पर एनोड को हम ऋणात्मक भाग और कैथोड को हम धनात्मक भाग से जोड़ते हैं। किसके साथ में जोड़ते हैं? देखिए इस प्रकार से जोड़ने के यहाँ पर बीच में एक गैल्वेनोमीटर विक्षेप मापी, इसे विक्षेप मिलता है, और इस प्रकार से इसके गैल्वेनोमीटर का जो धन भाग होता है उसको हम कैथोड से जोड़ते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो ऋण भाग होता है हम इसको एनोड से जोड़ते हैं। ये सामान्य चित्र हो गया। अब इसी को हम समझें। यहाँ पर जो पदार्थ जिंक सल्फेट लिए हैं और जो कॉपर सल्फेट लिए हैं वो कैसा अभिक्रिया करता है, यहाँ पर इसको हम देखने का संक्षिप्त में प्रयास करें। कैसे हमको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने से विद्युत धारा प्राप्त होती है, हम इसी को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला एनोड की अभिक्रिया। एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होती है। जब भी सेल पढ़ेंगे हम तो हमेशा समझेंगे
एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर कहें तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो पहला यहाँ पर देखते हैं जिंक का जो क्षण है, जिसको हम इस प्रकार से Zn(S) लिख रहे हैं। ये गैस है कि द्रव है कि ठोस लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से एनोड में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जस्ता जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके अलावा बन गया, उसको प्लस करके लिख रहे हैं हम यहाँ पर जिंक 2+, आयन बन गया और यह बिलियन में घुल गया। बिलियन के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम AQ, यानी समझ लीजिए ये क्षण यहाँ से घुलता गया। अब इस प्रकार समझ सकते हैं, घुलता गया का मतलब ऐसा वो नमक जैसे नहीं घुल रहा है, अभिक्रिया करते करते अभी जो ठोस के रूप में था धीरे धीरे आयन बना बना करके बिलियन में चले आ रहे हैं। मैं बिलियन में चले आ रहा हूँ बोल रहा हूँ, यानी बिलियन में आकर डूब रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बिलियन में है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया AQ लिखा गया है। ये अभिक्रिया कौन सा हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण। उसी प्रकार से एक अभिक्रिया होती है कैथोड की, दूसरा क्षण, इसमें हमेशा ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। यहाँ पर कॉपर का क्षण है जिसमें डूबा हुआ है कॉपर सल्फेट बिलियन, कॉपर क्षण डूबा हुआ है कॉपर सल्फेट के बिलियन में। तो कॉपर सल्फेट का बिलियन है, तो बिलियन है तो चूंकि लवण है इसलिए अपने अणु में क्या हो जा रहेगा, पहले से ही टूटा हुआ है। यहाँ पर कॉपर 2+ में है, कॉपर 2+, Cu लिख लीजिए, Cu 2+। कहाँ पर है ये, जली बिलियन में। और यही इस जली बिलियन में जो कॉपर 2+ है आयन के रूप में, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस क्षण के द्वारा, माने जस्ट इनोड क्षण के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है उसी को ये ग्रहण करता है। ग्रहण करता है इसलिए प्लस लिख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और बना रहा है कॉपर। ये आवेश खत्म हो जाएगा, 2+ और 2- समझ लीजिए, ये कैंसिल हो गया, उदासीन हो गया। और उदासीन रूप में हम देखें कॉपर को तो इस प्रकार से कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में होती है। ये सूत्र हो गया सीधा। और हम इसको संक्षिप्त में लिखना चाहेंगे तो Zn, इसको मैं ऊपर में थोड़ा लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। देखिए आप इस प्रकार से कर लीजिए, इसको एक लाइन खींच लीजिए पूरे यहाँ से। क्या क्या सामान है बाएं और दाएं तरफ, उसको हम निरस्त कर सकते हैं। जैसे दाईं ओर 2+, दाईं ओर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाईं ओर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम एक साइड में इसको पक्षांतर करेंगे तो अपने आप एक धन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऋण। सामने का जो चिन्ह है उसको बोल रहा हूँ मैं, धन 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में तो ऑलरेडी माइनस चार्ज है, मैं सामने की संख्या के सामने बोल रहा हूँ। इसको हम दाईं ओर लेंगे तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार से +2 इलेक्ट्रॉन और ऋण 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, Zn(S) है। ठीक नीचे में दूसरा कैथोड वाला में देखें, इसमें कॉपर जो 2+ में है, जो जली बिलियन में, ये बदल रहा है। दाईं ओर लिखें हम, दाईं ओर है जस्ता 2+ में बदल गया, जस्ता 2+ आयन, ये जली बिलियन में आ गया। और दाईं ओर देखिए यहाँ पर कॉपर Cu, जो कि यहाँ पर अभी ठोस रूप में आ गया। ये बदलाव हुआ, यौगिक रासायनिक परिवर्तन हो गया और यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हुई। और ये जो ऊर्जा है हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको विद्युत ऊर्जा के रूप में। और मुख्यतः यहाँ पर यदि इसको 25 अंश सेंटीग्रेड लें और इसका बिलियन की सांद्रता को हम 1.0 m, 1 मोलर बिलियन, इसी को मोलर बिलियन कहते हैं। मोलर बिलियन का मतलब जिस बिलियन की मोलरता 1 होती है। तो ऐसा कंडीशन लेते हैं, तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड और बिलियन की सांद्रता 1 m। तो इस हम अभी गेल्विन सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमको प्राप्त होता है विभव, विद्युत धारा जो प्राप्त हो रही है उसका विभव का मान हमको मिलेगा इसमें, जिसको हम नाम लिखें इसमें मान को 1.10 वोल्ट। विभव को हम वोल्ट के द्वारा लिखते हैं, इसका संकेत होता है V। और इस प्रकार से हमको उतना विद्युत धारा उसमें प्राप्त हो रहा है। ये हो गया सामान्य परिचय, जिसमें कि रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक परिवर्तन हुआ और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो गया, विद्युत ऊर्जा के रूप में। आइए हम उसका उल्टा देखें, जिसमें बाहर स्रोत से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा। किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे।
दूसरा प्रकार लिख लेंगे, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण या परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा में, इसको संक्षिप्त में कह रहा हूं मैं, बाहरी सोर्स से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। ये संक्षिप्त में कैसे, एक उदाहरण देखिए हम समझने की इस प्रकार से, ये एक मानक सेल को बनाया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर इसका नाम नहीं है, मैं केवल मानक बना रहा हूँ। इस प्रकार से इस सेल को अलग से हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इसको हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, उदाहरण संक्षिप्त में लिखा हूं, ये उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण विद्युत अपघटनी सेल। जैसे हम वोल्टी सेल कहें वैसा यहाँ पर सेल का नाम है विद्युत अपघटनी सेल। इसमें क्या करेंगे देखिए, उसका ठीक विपरीत है। कैसे विपरीत, उसमें दो अलग अलग पात्र थे, हम अभी समझे थे, इसमें एक ही पात्र है। उसमें दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग विलयन में डूबे थे, यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य का विलयन है, मैं इसको लिख रहा हूँ इस प्रकार से, विद्युत अपघट्य विलयन, वो भी जलीय विलयन के रूप में मुख्यतः लेते हैं अधिकांशतः। अब यहाँ पर देखें एक ही प्रकार का विलयन, उसमें तो अभी तो दो अलग अलग देखे थे, जिंक डूबा था जिंक सल्फेट में, कापर डूबा था कापर सल्फेट में। यहाँ पर हम लोग देखे थे अभी बाईं ओर लिखे थे एनोड को, यहाँ पर बाईं ओर किसको लिख रहे हैं, कैथोड को। वहाँ पर दाईं ओर यानी गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं, या वोल्टी सेल, एनोड को हम बाईं ओर लिखे थे, यहाँ पर हम कहाँ पर लिख रहे हैं, इसको दाईं ओर लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं। उसी प्रकार से कैथोड को हम जोड़े थे उस प्रकार से, यहाँ पर दाईं ओर प्लस में, यहाँ पर किससे जोड़ रहे हैं, माइनस से। और एनोड को उस वोल्टी सेल में हमने जोड़ा था माइनस भाग से, या माइनस सीधा बना दिया था उसको, यहाँ पर किससे जोड़ रहे हैं हम इसको, धन भाग से। इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करना है, इसको संक्षिप्त में लिख रहा हूँ मैं, डीसी लिख दे रहा हूँ, डीसी मानी बाहरी, इसको डिश धारा कहते हैं। बाहरी स्रोत से विद्युत धारा को अंदर में मानी इसके छड़ में डाल रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया यहाँ पर देखिए इसमें लवण सेतु भी नहीं है, ये सामान्य अंतर है। क्या हो रहा है, बाहरी स्रोत से हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, अब जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए हैं जलीय विलयन में, उससे यहाँ पर क्या होगा, इसमें उसका विद्युत अपघटन होगा, और विद्युत अपघटन होने से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन में, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और हम इसका मुख्यतः उपयोग हम कुछ धातुओं के शोधन के लिए करते हैं। जैसे हमने कक्षा 10वीं में अध्ययन किया था तांबा का विद्युत अपघटनी शोधन, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ मैं, तांबा का विद्युत अपघटनी शोधन, उसमें हमने वही काम किया था कक्षा 10वीं में जब हम अध्ययन किए थे। तो वही उत्तर है इसमें, इसका सामान्य एक उदाहरण समझें तो इस प्रकार संक्षिप्त में हम, और यदि तटस्थ होकर समझना चाहें, क्योंकि हम कक्षा 10वीं पढ़ चुके हैं, तो हम जो तांबे का विद्युत अपघटनी शोधन आखिरी टॉपिक उसमें हम अध्ययन किए थे उसको, तो यही है इसमें एक उदाहरण, जिसको हम अभी सामान्य रूप से हम क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो रूपांतरण किसमें हुआ, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है। अब इस प्रकार से एक नया एक शब्द आया है, विद्युत अपघट्य शब्द आया हुआ है, और यहाँ पर देखें इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उसी के आधार पर हम अलग प्रकार से कुछ शब्द यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जिसमें एक शब्द होता है इसमें चालकता शब्द। आइए उसके बारे में समझने का प्रयास करें। चालकता का मतलब यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर बार बार उपयोग में आएगा विद्युत रसायन में, चालकता शब्द कंडक्टिविटी अंग्रेजी में कहते हैं, कंडक्टिविटी। चालकता शब्द माने देखो यहाँ पर एक शब्द आया है चालक शब्द, और चालक शब्द यहाँ पर हम चालकता के बारे में
अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए चालकता। आपने इसमें हेडिंग डाल लिया होगा। अब हम यहाँ पर चालकता के बारे में समझ रहे थे कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होना ही उस पदार्थ को हम कहते हैं इसमें, या उस गुण को बोलते हैं चालकता, और उस पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। और इसी के आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थों को हम 3 भागों में बांटते हैं। हेडिंग डाल लीजिए चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जिसको हम सामान्यतः चालक पदार्थ ही कहते हैं, चालक पदार्थ, कंडक्टर अंग्रेजी में नाम होता है इसका। चालक पदार्थ का सीधा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें, जिसमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, इसी को हम और सामान्य सब जानते हैं, अध्ययन करते हैं हम, सुचालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत का सुचालक है, इसका सीधा मतलब है उस पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे एक सरल उदाहरण लेते हैं हम समझने के लिए। हम गांव में देखते हैं तो बिजली का जो खंभा होता है उसमें तार लगी रहती है, एल्युमिनियम के खास करके, तो वहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो एल्युमिनियम का तार है, यहाँ पर कौन सा पदार्थ कहलाएगा, वो चालक पदार्थ, और इसी को हम सुचालक पदार्थ भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी धातु हैं, सभी धातु, यहाँ पर धातु ही नहीं लिखी बल्कि चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण, नाम धातु तो ही हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एल्युमिनियम हो गया, तांबा का तार, कॉपर, लोहा का जो तार होता है, जैसे हम देखते हैं खेतों में, बाड़ी में लगाए रहते हैं तार, लोहे के तार। यदि कोई मान उसमें करंट जिसको बोलते हैं, सब समझते हैं, उसको हम यदि ये जोड़ दें, हम उसमें करंट जोड़ दें, तो सीधा सीधा पूरे तार में करंट आ जाता है इसमें। तो वही इसमें है, सामान्य जानकारी का ऐसा है। और ढेर सारे ऐसे धातु तो सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम कुछ उदाहरण अभी समझने के लिए ले रहे हैं इसमें। आगे चलें। दूसरा एक पदार्थ होता है जिसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं, कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ सीधा सीधा है, इसका मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के हम लें इसमें लकड़ी, रबर, मूंग आदि। ये कुछ सामान्य उदाहरण हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तीसरा, इसीलिए हम सब जानते हैं, जो लाइनमैन होते हैं, बिजली मिस्त्री, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के देखे होंगे, अब उसमें दास्ताना लगा रहते हैं, दास्तान हैंड उसके हाथों में, और अपने बिजली का जो सामान बनाते वक्त वो उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजली क्या है, वो कुचालक पदार्थ है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसको हम सामान्य रूप से हम अभी समझने के लिए, हम जिसको करंट नहीं लगना बोल रहे हैं, अभी फिलहाल समझने के लिए, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो कुचालक पदार्थ कहते हैं। आगे तीसरा हम इसको देखते हैं, एक ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसको हम ठीक दोनों के गुण पाए जाते हैं, या दो सुचालक या चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के मध्य का गुण, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर पदार्थ। यहाँ पर सेमीकंडक्टर है कहते हैं उसको, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, अर्धचालक। अर्धचालक माने, अर्ध माने आधा, आधा चालक है। आधा चालक है तो मतलब चालक पदार्थ भी है, समझ सकते हैं, और कुचालक पदार्थ भी है। सामान्य अवस्था में वह कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके वह चालक पदार्थ की भांति अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से वो पहले प्रारंभिक में वो कुचालक होते हैं, लेकिन हम इसको गर्म करें या और अन्य परिस्थिति ले आएँ तो वह चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं इसमें, सिलिकॉन, संकेत है इसका SI। उसी प्रकार से जर्मेनियम, जिसको हम इस प्रकार से GE लिखते हैं। ये तत्व हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हम इसको अर्धचालक के नाम से जानते हैं।
हमने कक्षा 10वीं में अध्ययन किया है, खास करके ऊर्जा से, सौर ऊर्जा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें एक आया था सौर बैटरी या सौर सेल। तो उस सौर सेल में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि होते हैं जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, और खास करके में सिलिकॉन तो मुख्य था। हमने कक्षा 10वीं में भी इसके बारे में अध्ययन किए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। इनके आगे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने समझे, इसमें एक मुख्य बात पॉइंट आउट हुआ कि धातु जो हैं सभी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं धातु को छोड़ करके उनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उसमें कौन से पदार्थ हैं उसके बारे में हम इसको समझेंगे। एक यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, धातु के अलावा ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अपने में से होने प्रवाहित करने देते हैं। तो उसका नाम होता है इसमें, उस पदार्थ को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने सेल के बारे में कुछ समय पहले सेल के बारे में अध्ययन किए थे, जो छड़ डूबा था जली विलयन में। वो जो विलयन में आया था, जिंक सल्फेट हम लिखे थे, कॉपर सल्फेट लिखे थे, वो अभी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। उसको जैसे यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे थे भी, कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, इसको हम यदि जल में घोल दें, जेली विलयन बना दें, या पिघली हुई अवस्था कहते हैं इसी को, सामान्य अवस्था, और हम समझ सकते हैं पिघली हुई अवस्था, या उसको दूसरा रूप कहते हैं हम जली विलयन में। तो यहाँ पर जली विलयन को लिख रहा हूँ मैं समझने के लिए AQ। इसी प्रकार से मैं अभी जो उदाहरण था उसी को ही मैं यहाँ पर उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी प्रकार से कुछ और पदार्थ होते हैं, जैसे नमक। घरों में जो नमक होता है सब प्रयोग करते हैं, वो ठोस रहता है, क्रिस्टली ठोस है। पानी में घोलते हैं तो वह घुल जाता है। कैसे घुलता है? आयनित रहते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो ये जो नमक है इसका जली विलयन, ध्यान समझेंगे, यदि मैं ठोस लिखता हूँ तो नहीं है, वो पानी में घोलूंगा तभी वो अपने आयनों में टूटेगा, और उस अवस्था में ही वह विद्युत धारा को अपने में से होकर के प्रवाहित होने देते हैं। तो अभी जो पदार्थ हम लिख रहे हैं वो कौन सा पदार्थ कहलाते हैं? वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। केवल धातु ही नहीं है जो सुचालक है, ऐसे और कई यौगिक हैं। अभी मैं यहाँ पर इसको आदि शब्द के द्वारा लिख रहा हूँ। और एक थोड़ा सा जानकारी के हम इसको समझें, जितने भी आयनिक यौगिक हैं, कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक, इसी को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। क्या है विद्युत संयोजी यौगिक? तो ये विद्युत संयोजी बोला गया है, माने जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में वो टूट जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। घुलना तो घुलता तो है, लेकिन आयनित भी होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे नमक है, जब इसको पानी में घोलते हैं तो इन्हें प्लस के रूप में टूटता है और Cl माइनस। लेकिन अब एक उदाहरण शक्कर, थोड़ी गौर करें बात को, नमक भी पानी में घुल रहा है, शक्कर भी पानी में घुल रहा है। घुलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घुल करके अपने आयनों में टूट रहा है। तो ये हो गया, तो शक्कर नहीं टूटता, यूरिया को घोले हुए तो नहीं टूटेगा। ग्लूकोज खाते हैं हम, पानी में घोल लेते हैं पहले, तो पानी में तो घुल जाता है, और ये नमक भी घुल रहा है। लेकिन वो जो ग्लूकोज है, जो यूरिया है, जो शक्कर, मैं 3 बात कर रहा हूँ इसमें, वो घुलते जरूर हैं लेकिन अपने आयनों में नहीं टूटते वो। इसीलिए उनका वो जो पदार्थ है विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं कहलाएंगे। आप ये मत समझिए कि जो पदार्थ घुल रहा है पानी में वही विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी आयनिक पदार्थ हैं या आयनिक यौगिक हैं, ये सभी के सभी विद्युत अपघट्य पदार्थ में आएंगे। अब इसी का साथ हम इसको आगे लेते हैं। एक शब्द इसमें विद्युत चालकता, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। अब इसको हम चालकता शब्दों को ही आगे आप थोड़ा बढ़ाते जाएंगे आप। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अंग्रेजी में इसको शब्द कहें इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, एक सामान्य शब्द इसमें प्रयोग आ रहे हैं। तो विद्युत का जिसमें चालन हो रहा है, हम इसको क्या कहते हैं?
सामान्य शब्द में ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। ये सुचालक ही होते हैं। और इसी के बारे में हम अभी समझे हैं कि सभी धातु होते हैं, सभी धातु। और दूसरा हम अभी देख रहे थे, इसका नाम क्या बोला गया था? विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब इसको मैं एक साथ मैच करके एक ही साथ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। देखो यहाँ पर विद्युत चालकता एक धातु में होता है, दूसरा किस में होते हैं? विद्युत अपघट्य में होते हैं। अब इसी को हम सारांश के रूप में लिखें, सामान्य जानकारी के रूप में। हम अभी समझ रहे थे कि जो मैं इसको 1 2 लिख दिया हूँ, इसको मैं यहाँ पर सीधा सीधा इधर उधर न बोलते हुए मैं सीधा कुछ अंतर पढ़ाता हूँ मैं। ऐसे सब जानते हो, धातु में जो विद्युत का चालकता होती है वो किसके कारण से होती है? यहाँ पर कारण देखें समझने के। यहाँ पर तो क्या होता है इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, या कोई गमन भी शब्द लिख सकते हैं। हमको समझना है उस तार में से, धातु के तार में से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर रहे हैं, उसी कारण से वो विद्युत का क्या हो रहा है? सुचालक हो रहा है। तो पहला कारण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है उसी में, धातु पर में। दूसरा देखें, विद्युत अपघट्य, इसको अंतर के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा अलग से बनाना चाहते तो ऐसा बना सकते हैं हम। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता उसमें। जैसे अभी हम समझ रहे थे, नमक को पानी में घोले तो Na+ और Cl- अलग अलग आयनों में टूट रहा था। तो वो जो आयन है, आयनों के प्रवाह हो रहा है इसमें, आयनों का प्रवाह माने जिसको हम सामान्यतः एक स्थान से दूसरा स्थान जाना बोलते हैं सामान्य शब्द में। इसी को हम अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं। जैसे पानी बहता है बोलते हैं, उसके लिए बहता है शब्द आता है, ऐसे इसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं इसमें? प्रवाह, फ्लो। दूसरा देखें अपन, इसमें कुछ बिंदुओं को हम थोड़ा टच करते हैं, छूते हैं इसमें, कि हम और क्या क्या समझ सकते हैं इससे। धातु में यदि ताप बढ़ाएं, ध्यान समझेंगे इसमें, ताप में वृद्धि करें तो क्या होगा? ताप में वृद्धि करेंगे तो जितने भी धातुएं होती हैं उसकी चालकता में कमी होती है, चालकता में कमी। हम अभी चर्चा कर रहे हैं पहले दिन धातु, और धातु की जो चालकता होती है उसी को बोलते हैं धात्विक चालक। जो पदार्थ है, क्या कहेंगे हम इसको? धात्विक चालक। धातु के बारे में हम समझ रहे हैं, इसको मैं यहाँ कोष्टक में हटा रहे अलग से, चूंकि अभी तक हम विद्युत चालकता के आधार पर 2 भाग में बांट रहे थे, उसी को हम आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको धातु में जो चालकता होती है, क्या कहते हैं हम इसको? धात्विक चालकता कहते हैं। और उस पदार्थ को हम धातु के नाम से ही जानते हैं इसमें, और उसमें जो चालन हो रहा है उसको बोलते हैं धात्विक चालन। उसके उस गुण को हम धात्विक चालकता कहेंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ में से भी विद्युत धारा प्रवाहित होने दे रही है अपने में से, तो हम उसको अलग से बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालन। एक शब्द यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, बाकी काम वही है कि हम जो पदार्थ ले रहे हैं उसी का है, हम शब्द को थोड़ा हेराफेरी कर रहे हैं इसमें। विद्युत अपघटनी चालकता, देखो कोई अंतर ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, शब्द को हम बदल दिए हैं। अभी विद्युत अपघट्य पदार्थ था, अब उसके उस गुण को हम क्या बोल रहे हैं? सामान्यतः जिसमें चालकता हो रही है हम उसको नाम क्या दे रहे हैं? विद्युत अपघटनी चालकता कह रहे हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर धातु चालकता, धातु में चालकता होती है, ताप में वृद्धि करेंगे तो चालकता में क्या होती है? कमी होती है इसमें, माने कम धारा प्रवाहित होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। और इसमें उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा, चालकता में वृद्धि होती है। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए, चालकता में वृद्धि होती है। कब? जब हम ताप को बढ़ाते हैं इसमें। अब क्यों ऐसा होता होगा? जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो जो अभी मैं समझने के यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख रहा था आपको, Na+ जो जेली विलयन में, जैसे नमक की बात कर रहा था, एक नमक का ही हम उदाहरण ले रहे हैं, इसमें दोनों आयन हैं, Na+ भी है और Cl- भी है। तो जैसे हम इसको ताप में वृद्धि करेंगे तो ये जो आयनों की गतिज ऊर्जा होती है वो वृद्धि हो जाती है, और चूंकि आयनों के द्वारा हो रहा है, आयन जितना गति से प्रवाहित होंगे उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। ये आयन कम गति करेंगे तो कम चालकता होगी, ज़्यादा गति करेंगे तो ज़्यादा चालकता होगी। तो इसी पर यहाँ पर है, गर्म करेंगे माने ऊर्जा दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो उस स्थिति पर उसकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी गर्म करना का मतलब यहाँ पर ताप से संबंध है। गर्म करना का मतलब यहाँ पर मैं आग से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा शब्द है इसमें ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो चालकता में वृद्धि होती है।
आगे देखिए, इसमें आपने एक उदाहरण में थोड़ा दैनिक जीवन का लेता हूँ मैं। हम घरों में देखते हैं, जब हमारे घरों में जो मीटर रहते हैं, हम ज़्यादा वोल्टेज वाला कोई उपकरण को जोड़ दें तो क्या होता है, हम देखते हैं शॉर्ट हो जाता है। घरों के शाब्दिक प्रयोग में कर रहा हूँ, जो घरेलू शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज वाला जो कोई उपकरण डाल दिए तो हमारे घरों के तार उसके लायक नहीं हैं, तो हम देखते हैं आखिरी में वो तार ही कभी कभी जल जाते हैं। तो क्यों, इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। इसको भी हम 10वीं कक्षा में अध्ययन किए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, इसका कारण यही है, वो धातु है, अब ताप माने उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए था और उसके लायक नहीं था, वो ज़्यादा गर्म हो गया, सीधा सीधा मतलब है, इसीलिए उसकी चालकता में क्या हो गया, कमी, और पूरा वहाँ से तार ही टूट गया, जल गया, ये हो गया इसमें। ये इसको हम बोल रहे हैं ताप में वृद्धि का प्रभाव देख रहे हैं इसमें। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, तीसरी बात खास करके पदार्थ का गमन। पदार्थ का गमन, किसमें पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो देखो, धात्विक चालन में पदार्थ गमन नहीं करते, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, नहीं करते, पदार्थ का गमन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तांबा ही ऐसा करके एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, ऐसा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जबकि हम अभी देख रहे हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की बात कर रहा था मैं, जैसे हम विद्युत अपघटन चालकता पढ़ रहे थे, तो देखिए एक संक्षिप्त यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ। ये मान लो यहाँ पर अभी हम अध्ययन कर रहे थे कि एनोड है दाईं ओर और कैथोड किधर है, यहाँ पर बाईं ओर। ये संक्षिप्त जानकारी, नमक को घोले हैं, अभी मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ। तो नमक में Na+ भी था, Cl माइनस, तो Na+ है तो प्लस किधर जाएगा बताओ, माइनस, तो माइनस किधर था बताओ, वहाँ पर कैथोड ऋणक माइनस में है, हम अभी अध्ययन किए थे। तो सोडियम आयन देखो, स्वयं इस विलयन में से सोडियम आयन गमन कर रहा है, और कहाँ जाकर आ रहा है, वो कैथोड में जा रहा है, पदार्थ गमन कर रहे हैं। यहाँ पर तांबा का तार गमन नहीं कर रहा है इसमें, ये हमको बात को समझनी है इसमें। क्लोराइड देखो, ये भी पदार्थ है, ये कोई अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, माने इतना कम होता है, नहीं होता का मतलब ये नहीं है, माने बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, ज़्यादा उसकी तुलना में उसका द्रव्यमान होता है, इसीलिए हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पदार्थ का गमन नहीं होता, जबकि यहाँ पर स्वयं पदार्थ माने उस विलयन में से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इस प्रकार से पदार्थ ही स्वयं गमन कर रहे हैं इसमें। ये खास बातें हैं इसमें, कुछ बातों को यहाँ पर मैं समझने का माने आपके साथ शेयर कर रहा था, जिसको हमको जानना यहाँ पर जरूरी है। तो ऐसे और भी इसमें कुछ बिंदुएं हो सकती हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा विचार कीजिए इसमें। कैसे विचार, थोड़ा समझने का प्रयास करें। और 1-2 पॉइंट, एक तो हम इस इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की बात कर रहे थे, ताप में वृद्धि की बात कर रहे थे, पदार्थ का गमन होता है कि नहीं होता। अब कुछ उदाहरण लिख सकते हो आप आखिरी में और सरल शब्द में, किस में होता है। तो हम अभी अध्ययन कर रहे थे सभी धातु, जैसे हम लिख दिए तांबा, एल्यूमिनियम आदि, इसमें हम लिख दिए नमक का जेली विलयन, इसका मुख्य ऐसे आदि, और कई आयनिक यौगिक हैं, और सरल मैं कहूँ तो केवल आयनिक यौगिक। ये 4 मुख्य बिंदुएं होते हैं इसमें। ऐसे इसके अलावा भी और कुछ बिंदुएं शेष हैं इसमें, इसको भी हम आगे समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम इसमें, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीधा हेडिंग डालते हैं हम इसमें। अब विद्युत अपघटनी चालकता के आधार पर विद्युत अपघट्य पदार्थ, इस पदार्थ को बोलते हैं विद्युत अपघट्य। हेडिंग डाल दिए सब लोग, विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ, जिसको हम अंग्रेजी में अभी नाम दिए थे, हम इसको नाम को जान चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये कॉमन कुछ विज्ञान में शब्द आते हैं अंग्रेजी में, इसको हमको जानना चाहिए। विद्युत अपघट्य पदार्थ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोलाइट। क्या चीज़ है, मैं संक्षिप्त में क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ, जल में घुलने पर या जली विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। जली विलयन में आयनों में टूटते हैं, इसको यहाँ पर संक्षिप्त बोल रहा हूँ, आयनित होते हैं। ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं हम क्या कहते हैं, इसको विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में पिघली हुई अवस्था में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जली विलयन में या पिघली अवस्था में आयनित हो जाते हैं।
इस ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो है दो प्रकार के होते हैं, मैं इसका प्रकार लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, अंग्रेजी में नाम इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या चीज़ है पर समझ लीजिए, जो अपने जलीय विलयन में बहुत अधिक आयनित होते हैं। संक्षिप्त में लिख लीजिए आप लोग, बहुत अधिक आयनित। कब? परिभाषा ऊपर में है, जलीय विलयन में बहुत अधिक आयनित होते हैं। लगभग यहाँ पर है, आप लगभग लीजिए, इसलिए मैं पुस्तक में लिख रहा हूँ 100% भी हो सकते हैं या लगभग भी हो सकते हैं, माने बहुत अधिक मात्रा में आयनित होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम, प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में, कुछ उदाहरण के तौर पर देखें, HCl, H2SO4 ये अम्ल है, खास करके दो अम्ल में भी कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे नमक है NaCl, एक उदाहरण लेकर हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। ऐसे और ढेर सारे यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे जो अपने जलीय विलयन में बहुत अधिक मात्रा में लगभग 100% आयनित हो जाते हैं, अपने अणु टूट जाते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्योंकि विद्युत रसायन मेन इसी से हम इसको आगे अध्ययन करते जाएंगे। जब इसको हम नहीं समझे रहेंगे तो हमको आगे समझने में परेशानी होगी। इसीलिए बिल्कुल आप इस पॉइंट को अच्छे समझिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पहला हम देख रहे हैं इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरा देखते हैं अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य। सेम ऐसा लिखते हैं, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। सेम है इसमें, आपको इसमें कुछ लिखना है कि विद्युत अपघट्य समान ही है। प्रबल के जगह में दुर्बल लिख लीजिए। अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग के जगह में लिख लीजिए आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका उल्टा लिखिए, उल्टा माने ये बहुत अधिक आयनित होते हैं लिखे थे, इसमें हम लिखेंगे बहुत कम आयनित होते हैं। देखो शब्द यहाँ पर, इसको और चाहो तो जोड़ सकते हैं इसमें, ये बहुत अधिक आयनित था, यहाँ पर बहुत ही कम तो होते ही हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम आयनित होते हैं। किसमें? जल में घोलने पर या जलीय विलयन में या अपनी पिघली अवस्था में। इसको नाम दिया गया है दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे कुछ उदाहरण हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, नाम लिख लेंगे, ऊपर वालों को मिटा रहा हूँ मैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, नाम भी लिख लेंगे एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार से H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, आखिरी में क लिखेंगे, कार्बोनिक अम्ल। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल आदि लिख लेंगे। ऐसा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसमें। तो हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य और एक हो गया प्रबल। प्रबल अधिक मात्रा में आयनित होते हैं, लगभग 100%। दुर्बल बहुत ही कम आयनित होते हैं। मानिए मैं समझाने बता रहा हूँ, मान लो 100 अणु लिए होंगे तो मुश्किल से 1-2, मैं समझाने बता रहा हूँ, मुश्किल से 1-2 ऐसे अणु भाग लिए होंगे, माने आयनित हुए होंगे, बाकी नहीं हुए हैं, घुले जरूर हैं इसमें। तो इस प्रकार का गुण है इसमें। और हम इसकी बात करें प्रबल, मान लो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, 100 अणु होंगे तो समझ लिए लगभग 100 के 100 अपने अणु में टूट गए हैं। इसका ये सीधा मतलब है। तो हो गया यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम उसके किस प्रकार से आयनित हो रहे हैं उसका यहाँ पर कितने भागों में बांट लिया हमने, 2 भागों में, प्रबल और दुर्बल। आगे के कालखंड में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं उनकी चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उससे संबंधित हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन, इससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों के यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।